स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है दोस्तों वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोस्तों पढ़ा दिया है। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं या जो बच्चे अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो लेट मत करिए यार, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप लोगों का पेपर नजदीक आएगा। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, अभी पूरा समय है आप लोगों के पास कि अच्छी से मेहनत कीजिए। और उसके बाद ये जो टारगेट 90+ का हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं दोस्तों, जो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, वो आप लोगों को सपना जो है साकार करने का बहुत ही अच्छा मौका है। अभी जून चल रहा है दोस्तों, पूरा समय आप लोगों के पास है। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और उसके बाद अगर ठीक है जुड़िए अच्छे से, और अपने दोस्तों को साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि बच्चों आप लोगों का जो ड्रीम 90+ का सपना है वो पूरा हो सके। ओके, तो देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल। दोस्तों, वैसे मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ना इसके एग्जाम्पल के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? जो बच्चों रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है बच्चों? उत्पन्न करती है। जैसे हमारे पास हो गया गैल्वेनिक सेल। आज इसका हम लोग क्या देखेंगे? पूरा स्ट्रक्चर से वो, ठीक है बच्चों, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है, जिसको हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं या वोल्टिक सेल बोलते हैं। ये समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिए, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी जो हमारा क्या होता है, वह केमिकल एनर्जी करके, केमिकल एनर्जी यानी बच्चों केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है बच्चों? उत्पन्न करता है। उसे हम लोग बोलेंगे क्या? वैद्युत रासायनिक सेल, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो इसके एग्जांपल्स हैं गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, तो ये तीनों एक ही नाम है दोस्तों, ये तीनों एक ही नाम है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा यार, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा चित्र है दोस्तों। किसका? ये हमारा चित्र है वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा किसका चित्र है दोस्तों? गैल्वेनिक, या हम लोग इसको बोलते हैं डेनियल सेल, या हम लोग इसको बोलते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, आप लोग इसको क्या बोलोगे दोस्तों? तीनों एक ही नाम है, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों जानने वाले हैं। पूरा लेक्चर को देखिएगा, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर 2 बीकर ले लिया। क्या ले लिया है मेरे भाइयों? हम लोगों ने 2 बीकर ले लिया है। ये एक बीकर ये है और एक बीकर ये है, ये पात्र, कुछ भी बोल सकते हो। एक पात्र ये और एक पात्र ये बात समझ में आ गई? और ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने इसमें ये जो ब्लू कलर का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ब्लू कलर का है, हम लोगों ने इसमें क्या ले लिया है? जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया है, जलीय विलयन ले लिया है जिंक सल्फेट का। ये बात समझ में आ गई? ये जो ब्लू कलर से सभी समझ में आ गई इस वाले पात्र में। अब इस वाले पात्र में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया है। ठीक है, सब कुछ अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा यार, कोई टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। ओके, चलो क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो बच्चों, जिस पात्र में हम लोगों ने ZnSO4 का क्या लिया है? जलीय विलयन लिया है, उसी पात्र में हम लोग Zn, जिंक की, जिंक धातु की, ठीक है दोस्तों, जिंक के हमारे पास धातु है एक, ठीक है, तो जिंक मेटल की एक छड़ या प्लेट आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो डरना नहीं है। ओके, प्लेट, ठीक है दोस्तों, यानी ZnSO4 के जलीय विलयन में हम लोग जिंक धातु की क्या डालेंगे? छड़ या प्लेट को डालेंगे। ओके, तो ये हमारा है क्या? ब्लू कलर वाला जिंक छड़ या जिंक का प्लेट। समझ में आई बात? ओके, अब देखो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग सिंपल कॉपर धातु की हम लोग दोस्तों क्या डालेंगे? छड़ को डालेंगे या प्लेट को डालेंगे। ओके, प्लेट। समझ में आ गई बात? तो सिंपल है,
हम लोग दो पात्र लिए, एक में ZnSO4 एक में CuSO4। तो ZnSO4 वाले में Zn जिंक धातु के हम लोगों ने प्लेट को डाला या छड़ को डाला, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट में हम लोगों ने कॉपर धातु की क्या डाली है दोस्तों, छड़ डाली है या प्लेट डाली है बोल सकते हो, ओके। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात मेरे छात्रों आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, इन दोनों को हम लोग जो धातु, जो जिंक की धातु है, ओके, और जो कॉपर की धातु है, हम लोग इसको एक तार के माध्यम से, एक तार के सहारे से हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया है, ओके। हम लोगों ने जोड़ दिया है, यानी बच्चों बाहर रूप से ये हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक लवण सेतु, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ओके, साल्ट ब्रिज, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो लवण सेतु हमारा यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ये जो रेड कलर से हम लोगों ने एक आंतरिक रूप से लवण सेतु, ये क्या करता है, ये हमारे परिपथ को आंतरिक रूप से, ठीक है, हमारे सर्किट को आंतरिक रूप से क्या करता है दोस्तों, आंतरिक रूप से बनाता है, प्रिपेयर करता है, ओके। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने लवण सेतु में क्या ले लिया है, लवण सेतु के भी हम लोग अच्छे से बच्चों इसके कार्य और सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर KNO3 या KCl या NH4NO का हम लोग क्या लेते हैं, इसमें से कोई एक को आप लोग ले करके अगर जेल, जो कि क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है दोस्तों, किसका, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है। अगर जेल में हम लोग मिला करके इसके अंदर यानी कि हमारा क्या होता है, लवण सेतु एक नली के कांच की नली के तरह होता है, ठीक है, कांच के नली के तरह, किसके, कांच ये कांच की नली होती है। इसमें हमारा KNO3 KCl NH4NO और अगर जल, ओके, भरा होता है दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे प्यारे छात्रों तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक बात है आप लोगों को, ठीक है, लवण सेतु मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार बात है कि जो ये KCl है, जो KCl है दोस्तों, KCl यहाँ पर क्या करता है, KCl यहाँ पे मेरे साथ छात्रों आप लोगों को नोट पॉइंट में लिख लेना है, क्या कर लेना है, नोट पॉइंट में आप लोगों को ये पॉइंट को नोट कर लेना है कि मेरे साथियों कि KCl को एक हम लोग ना, अगर हमारे पास जो हमारी ये धातुएं हैं, ये जो हमारी धातु हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी जो धातुएं हैं इलेक्ट्रोड हैं दोनों, ये अगर हमारे पास ये जो धातुएं हैं दोनों मेरे छात्रों, ये अगर Ag की बनी होंगी या Tl थैलियम या सिल्वर या लेड, ओके, सॉरी Pb होता है लेड का, ठीक है, Pb, और हमारे पास होती है Hg मरकरी, ठीक है, हाँ यही है, Ag है, Tl है और Pb है और Hg है। अगर हमारी जो क्षण है वो अगर Ag की होंगी यानी सिल्वर की, टेलियम की और लेड की और Hg मरकरी की होगी तो हम लोग KCl को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो KCl है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। और हम लोग इसमें क्या लेते हैं, ये जो हमारे लवण सेतु होते हैं ना, इसमें ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे रिएक्शंस में कोई भी पार्ट को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल परिपथ को पूर्ण करते हैं। परिपथ को, जैसे हमारा कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बस वो रिएक्शन को केवल कराता है कि ताकि वह रिएक्शन के स्पीड को कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, बस यही करता है, यानी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा लवण सेतु में, हमारा जो लवण सेतु होता है दोस्तों, ये इसमें जो अंदर इसमें जो भरा होता है ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या होता है दोस्तों, अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये होते हैं अक्रिय, ठीक है, अक्रिय यानी ये कोई क्रिया नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया बस इसमें होती है। अभी मैं आप लोगों को इसमें रिएक्शंस जो होंगी वो बताने वाला हूँ। ये क्या करता है, लवण सेतु किसी भी प्रकार से कोई क्रिया नहीं करता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो यार। आप लोगों को ये जो आज का टॉपिक है ना, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया कि लवण सेतु में हम लोग KNO3 KCl NH4NO3 में आप लोग क्या ले लोगे, अगर जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये बात समझ में आ गई। और KCl को हम लोग कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अगर हमारी जो क्षण है वो Ag की होगी, Tl की होगी, Pb की होगी, Hg की होगी, तो दोस्तों हम लोगों को KCl नहीं यूज करना है, KNO3 NH4NO3 में से कोई एक यूज कर लेना। ओके, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलो वेरी गुड। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो अब हम आप लोगों को इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं, के कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ।
ठीक है। तो अगले 10-5 मिनट और अच्छे से बैठ जाइएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टेक सेल। तो उसी को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों जान रहे हैं। ओके, तो हम लोग अब आगे के टॉपिक पे अपने चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यानी वैद्युत रासायनिक सेल है दोस्तों, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को, किसको, ये केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी से दोस्तों क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। यानी ये केमिकल रिएक्शन करेगा दोस्तों और फिर उसके बाद क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करेगा। यानी दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारा है एक पात्र और ये पात्र है, इसमें एक एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन होगी, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, वैद्युत ऊर्जा मिलेगी, यानी विद्युत प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात ना, यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है यार। वैद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है मेरे भाई, उसका एग्जांपल है गैल्वेनिक, डेनियल। तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार कि ये क्या करेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझना होगा। तो देखो हमारे पास ये जो पात्र है इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल हम लोगों ने ZnSO4 जिंक सल्फेट लिया है और जिंक की छड़ को हम लोगों ने इसमें डुबोया है। बात इतनी समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो जिंक है दोस्तों, ये जिंक है क्या करेगा, इस जलीय विलयन में, इस जलीय विलयन में ZnSO4 के जलीय विलयन में क्या करेगा, एक बात और यार, यहाँ पर हम लोगों को 1 मोल, ठीक है, यानी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है 1 मोल हम लोगों को लेना, ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो जिंक है इसमें इस जलीय विलयन के साथ क्या करेगा दोस्तों, रिएक्शन करेगा। जाहिर सी बात है यार, क्योंकि रिएक्शन करेगा तभी हम लोगों को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल रिएक्शन से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो जिंक है Zn है, ये जिंक है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये एक्वस में, यानी ये जिंक क्या करेगा, इस जलीय विलयन में, इस जलीय विलयन में दोस्तों, इस ये जो जिंक है, ये जो जिंक का क्षण है, ओके, ये जिंक का क्षण है, इस जलीय विलयन में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या, कौन सा रिएक्शन करेगा, जिंक चेंज हो जाएगा Zn2+ में और ये क्या करेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके दोस्तों क्या करेगा, Zn2+ बना लेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोस्तों Zn क्या कर रहा है, इस जलीय विलयन में Zn से Zn2+ हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, हानि कर रहा है। ओके, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब एक बात बताओ यार, यहाँ पर Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, 0 थी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 है। यहाँ पर जाने के बाद 2 हो गया है, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 2+ हो गया। तो ध्यान से देखिए, जब किसी भी तत्व या किसी भी धातु की क्या है बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो क्या होता है, तो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। यानी दोस्तों इस वाले पात्र में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, क्योंकि Zn जो है हमारे पास वो जलीय विलयन से, इस ZnSO4 जलीय विलयन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके दोस्तों Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है, हानि कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी समझ सकते हो कि Zn क्या कर रहा है, Zn की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है। तो यानी दोस्तों हमारे पास इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इस वाले पात्र में हमारे पास ऑक्सीकरण होगा। या आप लोग इससे भी समझ सकते हो, एक शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक शब्द जिसका नेम है लोन, LOAN, लोन। L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, ओके, A से एनोड, N से निगेटिव। अब यहाँ पे लोन शब्द का मतलब क्या है, लोन शब्द का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग इस तरह से अगर सर्किट बना लेंगे तो क्या होगा, लोन शब्द बस आप लोगों को याद करना है। लोन शब्द ये वर्ड याद करना है, L से लेफ्ट। इस
में लेफ्ट कौन साइड है, ये वाला साइड है, यानी ये वाला पात्र लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में क्या होगा दोस्तों, ओ से ऑक्सीडेशन होगा, ए से वो क्या हो जाएगा तब एनोड हो जाएगा, और एनोड हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एनोड हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैसी चार्ज है इस पे, नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ गई, ये ट्रिक हमारे पास, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, Zn क्या करेगा, जलीय विलयन से रिएक्शन करके Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। ये बात समझ में आ गई है। तो ये हमारे पास हो गया एक अर्ध सेल, इसको हम लोग हाफ सेल या अर्ध सेल बोल सकते हैं, अर्ध सेल हो गया। ठीक है दोस्तों, अर्ध सेल हो गया है। अब अगर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें इसमें, तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों ये जो जिंक है ये Zn2+ इस तरह एक्वस में आने लगेगा, Zn2+, 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 ओके, Zn2+, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर इसके क्षण, इसके धातु पर चले जाएंगे। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके क्षण पर चले जाएंगे और Zn2+ इस जलीय विलयन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर जो Zn की क्षण है दोस्तों धीरे धीरे पतला हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जिंक 2+ धीरे धीरे इस विलयन में मिल जा रहा है। तो ये जो Zn की धातु है, Zn की क्षण, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतला होता जाएगा। क्या होता जाएगा, यहाँ पर देखो लिख रहा है, यहाँ पर ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्योंकि Zn2+ बहुत सारे यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आ गए हैं। समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वाले पात्र में, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये जो Cu है, क्या है, Cu है, Cu2+, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इस तार के सहारे से इस साइड जाएंगे। ओके, इस तरीके से जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए यहाँ पर Cu2+ क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है दोस्तों, Cu बना रहा है। ओके, यहाँ से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, ये वाला Cu क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और ये Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है दोस्तों, कौन, Zn धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और Cu धातु बोल रहा है कि आओ मेरे पास, आओ सजना मेरे पास। ओके, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है दोस्तों, प्यार कर रहा है, कॉपर प्यार कर रहा है, तभी तो ले रहा है ना। ठीक है, तो क्या कर रहा है कॉपर, Cu2+। तो दोस्तों यहाँ पर Cu2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे SO4 2-, SO4 2-, SO4 2- हो जाएंगे, क्योंकि जो Cu है वो इस धातु पर चला जाएगा, Cu2+, ठीक है, Cu2+, इस तरीके से इस धातु पर चला जाएगा। और बहुत सारे ऋणायन यानी SO4 2- यहाँ पे क्या जाएंगे दोस्तों, उनकी मात्रा अधिकतम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस वाले कंटेनर में, इस वाले पात्र में बहुत सारे Zn2+ हैं, यानी यहाँ पर जो हमारा धनात्मक आवेश है बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर धनात्मक आवेश बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस समय हमारा लवण सेतु यूज आता है दोस्तों, उस समय हमारा लवण सेतु काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखो नीचे कॉटन का एक रुई टाइप का होता है, कपड़ा लगा देते हैं ताकि ये क्या करे, ये उतनी ही मात्रा में अंदर जा पाए जितनी की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ से जैसे अगर हम लोग मान लो KCl, ठीक है, KCl का यूज़ कर रहे हैं, KCl का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो KCl क्या करता है दोस्तों, जहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होती है वहाँ पर अपना Cl को भेज देता है। ठीक है, तो Cl यहाँ पर चलाएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो Cl यहाँ पर चलाएगा, और K पोटेशियम यहाँ पर चलाएगा क्योंकि यहाँ पर ऋणायन की मात्रा इस पात्र में ज़्यादा हो गई है, इस पात्र में ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये आकर के उसको उदासीन कर देगा और फिर से हमारा जो रिएक्शन है पुनः स्टार्ट हो जाएगा, पुनः चालू हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो अगर इसको हम लोग लवण सेतु को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा परिपथ है यह एक समय के बाद खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्लस आयन और इसमें बहुत ज़्यादा ऋण आयन, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा धनात्मक आवेश, इसमें बहुत ज़्यादा ऋणात्मक आवेश की बढ़ जाती है, और जब ये दोनों बढ़ जाती है ना तो क्या हो जाता है, तो परिपथ हमारा जो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, यहाँ से बहुत सारे Zn2+ यहाँ पर विलयन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत दिशा में हमारा वैद्युत धारा यानी स्मॉल आई इस साइड से दोस्तों इस साइड आएगी, यानी स्मॉल आई इस साइड से इस साइड आएगी।
लेफ्ट से राइट हमारा कौन जा रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट से राइट हमारा कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ हमारा कौन आएगा, स्मॉल आई, यानी धारा, करंट। ओके, करंट हमारा आएगा। ये बात समझ में आ गई और आप लोगों ने लवण सेतु का यूज भी पढ़ लिया है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा, जितना भी चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आप लोगों को लिखना कैसे है। तो ध्यान से देखिए आप लोगों को इस प्रकार से लिखना रहेगा दोस्तों, ठीक है, कि इस सेल में अलग अलग पात्रों में ZnSO4 तथा CuSO4 का विलयन लेते हैं। ओके, देखो हम लोगों ने विलयन ले लिया ZnSO4 और CuSO4 का, तथा ZnSO4 के विलयन में जिंक धातु की क्षण और CuSO4 के विलयन में Cu यानी कॉपर धातु की क्षण डुबोते हैं। तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या होगा, दोनों विलयनों को एक लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों विलयन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक लवण सेतु के सहायता से जोड़ देंगे, ठीक है, जो कि यू आकार का होता है। देखो उल्टा यू आकार का होता है। ओके, कांच की नली होती है, क्या होती है, कांच की नली होती है, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें अगर अगर से बना अर्धठोस जलीय विलयन होता है। ओके, यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है, जिसमें अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो मैंने आपको बताया ना कि ये तो रिएक्शन पहले से चालू हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर Zn2+ की मात्रा बहुत हो जाएगी और यहाँ पर लाइन की मात्रा बहुत हो जाएगी। तो उनको न्यूट्रल करने के लिए, तो उदासीन बनाने के लिए ये हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे KCl यानी जो हमारा लवण सेतु है उसका वह यही वर्क करता है कि इस परिपथ को पूर्ण करता है आंतरिक रूप से बच्चों, ताकि हमारा जो परिपथ है वह सुचारू रूप से चल सके, सेल हमारा जो है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो यही बात है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के सेल को दो अर्ध सेल का योग माना जाता है। इस प्रकार के सेल को दो अर्ध सेल का योग माना जाता है। कैसे, ये एक सेल है, ये एक अर्ध सेल है दोस्तों। यहाँ से हमारे लेफ्ट वाले में देखो, ये हमारे लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले में हमारा जो Zn है ये क्या कर रहा है, Zn2+ से क्या हो जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास राइट वाले में क्या हो रहा है, राइट वाले में कॉपर 2+, इस 2+ को क्या करके ग्रहण करके दोस्तों Cu बना ले रहा है, ठीक है। ये हमारे राइट वाले में हो रहा है, ये हमारे लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। लेफ्ट वाले में हमारा ऑक्सीडेशन होता है और राइट वाले में हमारा अपचयन हो रहा है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीकरण, देखो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 से 2 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, देखो यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर जाकर के 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि वहाँ पर रेडक्शन हो रहा है। तो इस वाले में रेडक्शन होता है, और रेडक्शन हमारा जो होता है वो कैथोड होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा एनोड है, तो ये हमारा कैथोड होगा, और जो कि प्लस में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 2 ये होते हैं, एनोड कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों एनोड, एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार यार यही चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एनोड हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है, एनोड वे इलेक्ट्रोड होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड क्या होते हैं, कैथोड वे होते हैं जिसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ये देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन को देना। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, Zn दे रहा है, Zn दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और Zn2+ बना रहा है। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, और ये एक हाफ सेल है। ओके, ये एक हाफ सेल है, यानी 2 अर्ध सेलों का योग होता है हमारा कौन, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल। समझ में आ गई। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है दोस्तों, तो आइए हम लोग थोड़ा सा लवण सेतु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को लवण सेतु का जो कार्य है क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से भी आपके पेपर में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आसान है, और ठीक है आसान है दोस्तों, खाली ध्यान से सुनिएगा। लवण सेतु क्या करता है, लवण सेतु के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि लवण सेतु क्या होता है, एक कांच का नली टाइप का होता है, यू शेप का, यू आकार का,
ठीक है। तो देखो लवण सेतु सेल को आंतरिक रूप से तैयार करता है। लवण सेतु क्या करता है? सेल को आंतरिक रूप से तैयार करता है। आंतरिक रूप से तैयार करने का मतलब है कि यहाँ से देखो, आंतरिक रूप से तैयार करने का मतलब जब यहाँ पर मेरे भाई ZnSO4 में यानी इस पात्र में Zn2+ की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, यहाँ पर SO4 यानी यहाँ पर धनात्मक आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आंतरिक रूप से दोस्तों जहाँ पर धनात्मक रहेगा वहां पर इसका ऋणात्मक भाग Cl- जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर ऋणात्मक ज्यादा रहेगा वहां पर के जाकर के उसको क्या कर देगा, उसको उदासीन कर देगा, और फिर से हमारा रासायन वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मिलने लगेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ये कर रहे हैं ऑलरेडी, और केमिकल से हम लोग को केमिकल रिएक्शन ये लोग करते हैं और हम लोगों को क्या देते हैं, ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। समझ में आ गई बात? तो लवण सेतु क्या करता है, लवण सेतु सेल को आंतरिक रूप से तैयार करता है। ये बात समझ में आ गई। अगला बात है कि यह दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ये भी आप लोगों को बात समझ में आ रही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं जाते, ये किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं करते, मतलब ये इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं करते, बस इनकी इतना ही वर्क होता है कि ये क्या करेंगे दोस्तों, ये जब चार्ज हो जाएगा, जब चार्ज किसी तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस चार्ज को उदासीन बनाने के लिए उसमें जाते हैं और कूद करके सारा जितना भी चार्ज होता है अनावश्यक सबको क्या कर देंगे दोस्तों, फिनिश कर देंगे, एंड कर देंगे, और क्या कर देंगे, सेल को पुनः अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए विवश कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को शुरू से देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो दोस्तों। आप लोगों को एक एक चीज़ मैंने बता दिया है इससे संबंधित। ओके, अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके अगला वाला पार्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। तो यार इतना आप लोग तैयार करके आएंगे दोस्तों, इतना अगर आप लोग तैयार करके आओगे तो आप लोगों को आगे की जो चीज़ें हैं बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैद्युत रसायन जो है दोस्तों, ठीक है, वैद्युत रसायन नाम का ये जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है। और यहाँ से आप लोगों को ना कम से कम दोस्तों 8 से 10 मार्क्स आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ से तो आप लोगों का एक क्वेश्चन बनना तय है, और ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का होगा, 3 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, और बहुत ही आसान भी है। मैंने आपको एक एक चीज़ों को बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा अच्छे तरीके से दोस्तों देखिएगा, 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।